Good morning, students. This is the second video of chapter 12 friction of class 8th of science. Topic is friction, a necessary evil. Means friction हमारे लिए necessary, हमारे लिए important और हमारे लिए ज़रूरी भी है और साथ ही साथ friction हमारे लिए बुरी भी है, हमें ट्रबल भी देती है। पहले हम स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? कहते हैं कि जो आपके ग्लास टम्बलर्स हैं, अगर सपोज करो आप उसे होल्ड कर रहे हो तो आप मतलब इजीली होल्ड कर लेते हो, लेकिन अगर उन ग्लास टम्बलर्स के ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा दिया जाए तो क्या आप उन्हें ईजिली होल्ड कर सकते हो? वुड इट बी ईजी टू होल्ड इट नाउ? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड अ ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? देखो पहले क्या है, पहले आपका हाथ मीन्स आपके हाथ पे देखो इस तरह से कट्स लगे होंगे, तो इन कट्स की वजह से क्या है, आपके हाथ में इरेगुलरिटीज़ हैं और जो ग्लास का सरफेस है वो भी प्रॉपरली स्मूथ नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। या फिर अर्दन पोर्ट की बात की गई है तो उसमें भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। जब उसके ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं लगा, आप डायरेक्टली होल्ड कर रहे हो, तो फ्रिक्शन की वजह से, आपके हाथ के कट्स की वजह से और जो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी वजह से आप उसे ईजिली होल्ड कर पाते हो। ये कट्स हमारे हाथ में इसीलिए प्रोवाइड किए होते हैं ताकि हम जो मटीरियल है उसे ईजिली पकड़ सकें, ग्रिप बन सके हमारे हाथों की वजह से। एंड अगर सेकेंडली अगर हम उस ग्लास सरफेस के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो क्या होगा, वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो फिल हो जाएंगी ग्रीस और ऑयल की वजह से वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो फिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है, वो ग्लास को पकड़ने में हमें डिफ़िकल्टी होगी और वो हम उसे ईजिली होल्ड नहीं कर पाएंगे और वो क्या गिर सकता है। अगर आपके हाथों में भी कुछ ऑयल लगा हो तो आपके ऑयल की वजह से जो आपके हाथों के कट्स हैं उनमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जो मटेरियल है उसे ईजिली होल्ड नहीं कर पाते हो। इवन आपने देखा होगा कि जो वेट मडी ट्रैक हैं या मार्बल्स हैं उन पे आप इजीली वॉक नहीं कर पाते हो। सिंपल सरफेस आप इजीली वॉक कर पाते हो, लेकिन अगर उसी सरफेस के ऊपर पानी गिरा हो तो वो क्या होता है, वो इरेगुलरिटीज़ होती हैं इस तरह से सरफेस के बीच में, लेकिन जब पानी गिरता है तो वो पानी इन इरेगुलरिटीज़ को फिल कर देता है, जिसकी वजह से ये सरफेस स्मूथ हो जाता है और आप क्या कर जाते हो, स्लिप हो जाते हो। इसलिए स्टार्टिंग में बोला गया था कि अगर आप बनाना पील के ऊपर पैर रखते हो तो आप गिरते क्यों हो, क्योंकि तब आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या आप क्या वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप क्या स्लिप हो जाते हो। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते, हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते, हम इवन पेन और पेंसिल के साथ लिख नहीं सकते हैं। बिकॉज देखो होता कैसे है कि पेन और पेंसिल से आप कैसे लिखते हो, आपके जो आपका पेपर होता है उसमें क्या है, स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है। जब आप लिखते हो पेन के साथ तब क्या होता है, जो पेन की इंक है वो इन इरेगुलरिटीज़ में फिल हो जाती है और जिसकी वजह से, उस फीलिंग की वजह से वहाँ पे वर्ड फॉर्मेशंस होती हैं। इसीलिए हम जो है पेन और पेंसिल के साथ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो, सपोज करो आपके हाथ में ये कट्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो आप पेन को ईजिली होल्ड ही नहीं कर पाओगे। आप देखा होगा आपने, जब समर के टाइम आपके हाथों में पसीना आता है तो क्या होता है, आपके हाथ से पेन स्लिप होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज आपके जो कट्स हैं उनमें पसीना भर जाता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो क्या आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, पेन या पेंसिल स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से आप लिख नहीं पाते हो। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं, किसी चीज़ को होल्ड कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना एक बार स्टार्ट कर गया किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो ऑपोजिशन फोर्स कोई भी नहीं होगी उसे रोकने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपके व्हीकल्स हैं जो चल रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलते रहेंगे, वो बिल्कुल ही रुकेंगे नहीं। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे चलने के लिए, हमें किसी चीज़ को लिखना है, अगर हमें किसी चीज़ को होल्ड करना है, तो हमारे लिए जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो शूज़ होते हैं, शूज़ के नीचे भी कट्स बने होते हैं, वो क्यों बने होते हैं, इसीलिए बने होते हैं ताकि वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो, ग्रिप बने अच्छा आपके साथ रोड पे और आप जो है ईजिली क्या वॉक कर सको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आपके पास आपने शूज़ नहीं पहने होते तब भी आप इजीली वॉक कर पाते हो, तो आपने अपने देखा होगा पैरों को ध्यान से, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कट्स बने होते हैं, वो भी इसीलिए बने होते हैं ताकि आपके फुट और आपकी जो रोड सरफेस है उसके बीच में क्या फ्रिक्शन ईजिली
प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से क्या आप इजीली वॉक कर पाते हो। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट। अगर फ्रिक्शन नहीं होती है तो आप एक नेल को भी फिक्स नहीं कर पाते हो वॉल में, बिकॉज वॉल के सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं तो हम नेल को उसके अंदर फिक्स कर पाते हैं, लेकिन वहाँ अगर स्मूथ सरफेस होगा, इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी तो हम नेल को फिक्स नहीं कर पाएंगे। इवन आप कोई नोट भी टाई नहीं कर सकते हो अगर मटीरियल में फ्रिक्शन नहीं होगी, इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Beside its importance, on the other hand, friction is an evil. Friction हमारे लिए बुरी भी है, because sometimes it causes trouble to people. It wears out the materials whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. तो फ्रिक्शन की वजह से कई बार क्या होता है, मटेरियल क्या घिस जाता है, जैसे आपके सोल्स ऑफ शूज़ हो गए। अगर आप देखोगे अगर रोड बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ है, आपका कोई मतलब स्मूथ नहीं है, तो उसके ऊपर चलना आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और आपके जो सोल्स हैं शूज़ के वो पूरी तरह से घिस जाते हैं। इवन आपके जो टायर्स हैं व्हीकल्स के, अगर रोड ख़राब है तो वो ईज़िली क्या ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, और आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, उनको न्यू टायर्स लगवाने पड़ते हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है हमारे मटीरियल को बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुँचाती है अगर ज़्यादा हो। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। वाइग्रेसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अपने हाथ की हथेलियों को, पाम्स को ज़ोर से रब करो कुछ मिनट्स के लिए, आप देखोगे कि वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिकॉज दो बॉडीज़ हैं, देखो आपस में स्लाइड कर रही हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, दोनों सरफेस पे से इरेगुलरिटीज़ हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे देखोगे आप क्या हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जब हम मैच स्टिक है उसे रफ सरफेस के आगे अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर क्या आग लग जाती है। जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये मैच स्टिक है, ये आगे जो मैच बॉक्स है उसके आगे रफ सरफेस होता है, जब उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे क्या फायर लग जाती है। You might have observed that the jar of a mixer become hot when it's run for a few minutes. जब आप मिक्सर को देखते हो, जब वो रन करती है कुछ टाइम के लिए, तो वो भी क्या वहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, जब आपस में उनके पार्ट्स रगड़ते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट की वजह से, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट होती है, और इवन समटाइम वहाँ पे फायर लगने का भी चांसेस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हमें बहुत सारे मेथड्स भी हैं इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है हमें उसे किस तरह से इंक्रीज़ करना है, और जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है तो उसे किस तरह से रिड्यूस करना है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। आपने देखा होगा कि आपके शूज़ के नीचे ग्रूव्स बने होते हैं, मीन्स कट्स बने होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि आपको ईजिली ग्रिप बना रहे आपका फ्लोर के साथ, सो दैट यू कैन मूव सेफली। Similarly, the treaded tires of car, trucks and bulldozers provided better grip with the ground. ट्रेडेड टायर्स मीन्स क्या होता है कि ये पैटर्न बना होता है, मीन्स ये वाला देखो जिससे स्लाइटली हायर होता है, ये रेस्ट सरफेस से, ये नीचे वाला रेस्ट सरफेस है, ये ऊपर इसका थोड़ा सा हाई किया हुआ है, तो ये इस पैटर्न को बोलते हैं ट्रेडेड टायर्स। तो ये क्यों बने होते हैं? इसीलिए बने होते हैं ताकि वो ईजिली जो है ग्रिप बना रहे ग्राउंड के साथ, और आपका जो व्हीकल है वो ईजिली मूव कर सके, और फ्रिक्शन की वजह से ईजिली ग्रिप बना रहे और स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. बाईसाइकिल और ऑटोमोबाइल्स में हम और कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं? ब्रेक लगा के। When you are riding a bicycle, the brake pads डू नॉट टच द व्हील्स। जब आप राइड कर रहे होते हो बाईसाइकिल, तब ब्रेक है जो आपकी वो व्हील्स को टच नहीं करते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं जो। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, दीज पैड्स रेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। देखो, द व्हील स्टॉप्स मूविंग। आप जब मूव कर रहे हो बाईसाइकिल पे, एक तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी वजह से फ्रिक्शन लग रही है, उसकी वजह से आपका जो बाईसाइकिल की स्पीड है वो स्लो डाउन होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रोकना चाहते हो तो आप क्या करते हो? ब्रेक सप्लाई करते हो। तो वो ब्रेक के जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपके जो व्हील हैं उसे, जो रिम का मोशन है उसे अरेस्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो इस तरह से जो ब्रेक है वो भी आपके मोशन को अपोज कर रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स का काम भी क्या है? आपके मोशन को अपोज करना। तो इसका मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक टू अपोज द मोशन ऑफ द बाईसाइकिल। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर्स हैं वो अपने हाथों में सॉइल लगा देते हैं ताकि उनका जो ग्रिप है वो अच्छा बना रहे, क्योंकि
सॉइल बहुत ज़्यादा कोर्स होती है, रफ़ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन क्या उसमें ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो सैंड है उस पर वॉक करना और भी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन सैंड में सबसे ज़्यादा होती है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जो जिमनास्ट्स होते हैं वो भी अपने बॉडी के ऊपर या अपने हाथों के ऊपर कोई कोर्स रफ सब्सटेंस अपने ऊपर लगाते हैं ताकि वो उनको बेटर ग्रिप मिल सके। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. बहुत सारे केसेस में जो फ्रिक्शन है अनडिज़ायरेबल होती है, मीन्स हमें नहीं चाहिए होती है और इसके लिए हम उसे मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो कैरम बोर्ड है उसके ऊपर फाइन पाउडर गिराते हो। क्यों गिराते हो? ताकि जो कैरम बोर्ड का सरफेस है उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ है उसमें पाउडर फिल हो जाए, जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाए और जो आप जो उसके कॉइन्स हैं उनको ईजिली स्ट्राइक कर सको, वो स्मूथली मूव कर सकें इसके ऊपर। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव स्मूथली। जब आप हिंजेस होते हैं जो डोर के, उसके ऊपर ऑयल लगाते हो तो वो जो डोर है आपके ईजिली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines। और जो मैकेनिक्स होते हैं वो ग्रीस का यूज़ करते हैं जो बाईसाइकिल या किसी मोटर व्हीकल के किसी के जो पार्ट्स हैं मशीन्स के, उनको ईजिली मूव करने के लिए उनके अंदर ग्रीस लगाते हैं ताकि उसमें रगड़ कम प्रोड्यूस हो और हीट भी कम प्रोड्यूस हो। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं इन सभी केसेस में ताकि जो उनकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी है, मशीन हो या कोई भी व्हीकल हो, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसके काम करने की क्षमता इंक्रीज हो जाए। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट कार्बन कैलोट्रोप होते हैं, is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other। देखो यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ पे दूसरा सरफेस है। जब हम इनके बीच में ग्रीस और ऑयल लगा देते हैं या ग्रेफाइट लगा देते हैं तो जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन्स के वो डायरेक्टली आपस में नहीं कांटेक्ट में आते हैं और वो रब नहीं होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे हीटिंग नहीं प्रोड्यूस होती और फ्रिक्शन क्या कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। जो इंटरलॉकिंग है वो नहीं हो पाती है और जो मूवमेंट है मशीन पार्ट्स की वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। और वो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड द लुब्रिकेंट्स। द सब्सटेंसेस अंडरलाइन दिस लाइन, the substances which reduce friction are called the lubricants। so it's very important question। lubricants क्या होते हैं? वो substances जो friction को reduce करने में help करते हैं, जैसे कि oil, grease, graphite, ये सब क्या हैं? lubricants हैं। In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant। बहुत सारी machines हैं जिसमें oil नहीं use किया जाता है as a lubricant। and air cushion between the moving parts is used to reduce friction। वहाँ पर क्या use करते हैं हम? air cushion use करते हैं to reduce the friction between the moving parts। देखो आपने जैसे hovercrafts होते हैं, बहुत सारे होवरक्राफ्ट्स होते हैं जो लैंड या सरफेस पे चलते हैं, उनके नीचे क्या है? एयर कुशन्स लगाए जाते हैं ताकि जो लैंड का सरफेस है और होवरक्राफ्ट का सरफेस है उनके बीच में क्या एयर फिल हो जाए। एयर कुशन की वजह से वो क्या है ईजिली ग्लाइड कर सकते हैं सरफेस के ऊपर भी और वाटर के ऊपर भी। तो एयर कुशन भी हेल्प करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज होवरक्राफ्ट का जो सरफेस है और लैंड का सरफेस उसका डायरेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। उनके बीच में क्या होते हैं? एयर बैग्स होते हैं, एयर कुशन्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो इजीली मूव कर पाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम जो फ्रिक्शन है उसे ज़ीरो कर सकते हैं पॉलिश करके सरफेस को और या फिर ज़्यादा सारा लुब्रिकेंट यूज़ करके? तो फ्रिक्शन कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, बिकॉज कोई भी सरफेस जितना भी आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ हमेशा होती हैं। ये जो मार्बल का सरफेस हो गया, चाहे जो भी आप जितने भी सब्सटेंस आपको देखने में स्मूथ लगते हैं बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होते हैं, उनके अंदर माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो हम फ्रिक्शन को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। तो व्हील्स कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को? यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसीज ऑफ लगेज फिटेड विद द रोलर्स। आपने बहुत सारी अटैचीज देखी होंगी या और भी बहुत सारे लगेज मटेरियल देखा होगा जिनके साथ इस तरह से रोलर्स जो हैं फिट किए होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज। तो ऐसे लगेज को एक बच्चा भी जो है खींच सकता है। वाई इज इट सो? लेट अस फाइंड आउट।
जब एक बॉडी व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। देखो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, उसे मूव करवाना है दूसरी बॉडी पे, तो हम कहते हैं वहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन होती है, जो उसको अपोज करती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर गई है, स्लाइड करना स्टार्ट कर गई है, जब उसको अपोज करती है, उस ऑपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, तो जो रेजिस्टेंस मीन्स रोकना, अपोज करती है जो फोर्स उसके मोशन को, उस फोर्स को बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम होती है, वो देखते हैं कैसे। हमेशा कहते हैं कि किसी भी बॉडी को रोल करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू स्लाइड। सपोज करो देखो ये अटैची है, इसका जो आपने इसको इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर जाना है, तो इसका जो ये सारा का सारा सरफेस है नीचे वाला, आपने इसे पुश करके लेके जाना है, ये सारा का सारा सरफेस नीचे वाला इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसका मीन्स यहाँ पे लॉकिंग ज़्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब अगर आप उसी ऑब्जेक्ट के साथ व्हील लगा देते हो, तो उसका सिर्फ एक पॉइंट है जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पर जो लॉकिंग के चांसेस हैं और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। लॉकिंग के लिए सरफेस ही बहुत कम मिल रहा है, इंटरलॉकिंग के लिए सरफेस बहुत कम मिल रहा है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या और भी ज़्यादा कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करना। क्योंकि जब आप इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हो, तो आपको ये सारे मटेरियल की, ये जो सारे सरफेस की लॉकिंग्स हैं, उन्हें ब्रेक करके उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, एक ही पॉइंट पे जो है इंटरलॉकिंग हो रही है, जिसको आप इजीली क्या है कम फोर्स लगाकर तोड़ सकते हो और आप इजीली उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो। इसीलिए कहते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, और रोल करना किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइड द बॉडी ओवर द अनदर बॉडी। इसीलिए जो भारी लगेज है उनके साथ रोलर्स लगाए जाते हैं, ताकि उन्हें इजीली कोई एक चाइल्ड भी पुल कर सके। तो इसलिए कहते हैं जो व्हील है वो एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है मैनकाइंड के लिए, बिकॉज व्हील की हेल्प से हम भारी से भारी सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक शिफ्ट कर सकते हैं। Since the rolling friction is smaller than sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है, इसीलिए स्लाइडिंग बहुत सारी मशीन्स में रिप्लेस कर दी गई है बाय रोलिंग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। Common examples are the use of ball bearings between the hubs and the axles of ceiling fans and the bicycles. देखो होता क्या है, बॉल बेयरिंग्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको बॉल बेयरिंग्स दिखाई दी हैं। ये बॉल बेयरिंग्स जो हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। कैसे, सी दिस फिगर। इस तरह से जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनके अंदर बॉल बेयरिंग्स लगाई जाती हैं। ये ऐसे सर्कुलर, ये स्मॉल स्टील बॉल्स होती हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये रोटेटिंग पार्ट है, सेंटर में जो दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन जो फिक्स्ड पार्ट है। ये रोटेटिंग पार्ट है जो, सपोज कर लो अगर बॉल्स नहीं है तो ये वाला जो रोटेटिंग पार्ट है ये वाला, ये इस पोर्शन के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, इसे डायरेक्ट टच करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इसे डायरेक्ट टच करेगा पूरा का पूरा पोर्शन, तो इसको ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक तरह से स्लाइड करेगा। स्लाइड करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हीटिंग भी क्या है, जब दो पार्ट्स आपस में रब कर रहे हैं, देखो पूरे का पूरा पार्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, पूरे का पूरा बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है उसके साथ, तो वहाँ पे हीटिंग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन के पार्ट्स हैं वो क्या डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर बॉल बेयरिंग, अब हमने यहाँ पे किया, इन दोनों पार्ट्स के बीच में क्या रख दी, ये स्टील की बॉल्स रख दी हैं सेंटर में, जिसको हम बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं। जब ये रोटेटरी पार्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो उनके साथ क्या करेंगी, ये बॉल्स भी मूव करना स्टार्ट कर देंगी। अगर ये बॉल्स मूव करेंगी तो ये बॉल्स क्या करेंगी, इस जो फिक्स्ड पार्ट है इसको क्या देंगी, रोटेटिंग इफेक्ट देंगी। ये बॉल्स देखो अब इनके साथ क्या, सिर्फ ये वाला पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, सारे पॉइंट्स कांटेक्ट में नहीं है। और रोलिंग फ्रिक्शन हमने अभी पढ़ा है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे कम होती है, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी और हीटिंग भी वहाँ पर क्या कम प्रोड्यूस होगी। और ये बॉल बेयरिंग्स क्या करेंगी, इसे रोटेटिंग इफेक्ट देंगी और एक ही पॉइंट,
इस तरह से इसे रोटेट करेंगी तो वहाँ पे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। और अभी हमने पढ़ा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस पोर्शन में अगर हम डायरेक्ट उसको उसके ऊपर रोटेट करवाते हैं तो वो उसके ऊपर स्लाइड करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है उसे मूव करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है रोलिंग की वजह से, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, रोलिंग फ्रिक्शन हो रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का पोर्शन खत्म हो गया, तो जिसकी वजह से वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन है जो कि कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है कम वेस्ट होगी और हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से बियरिंग बॉल की हेल्प की वजह से जो आपके मशीन पार्ट्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जब ये सेकेंडली क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा उसके ऊपर मूव करे तो इसको ये टीयर कर सकता है, मीन्स इसे घिसा सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है तो वहाँ पे घिसने के चांसेस जो मटेरियल के वो क्या है, कम है। तो जो बियरिंग बॉल है, रोलिंग फ्रिक्शन है, वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. एयर बहुत हल्की होती है लेकिन फिर भी वो फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स आपके मोशन को अपोज करती है। जब आप देखा होगा आपने साइकिल चला रहे हो या आप दौड़ रहे हो तो आपको जो फोर्स है आगे की तरफ से पुश करती है, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। तो इट मीन्स वो आपको अपोज कर रही है आपके मोशन को, और जो भी फोर्स अपोज करती है मोशन को उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू। इसी तरह से पानी भी जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपके फोर्स लगाता है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होता है तो वो भी आपके ऊपर के फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। अंडरलाइन दिस लाइन। अभी मैंने एयर की बात की, मीन्स वहाँ पे गैसेस प्रेजेंट्स है, वाटर लिक्विड है, तो साइंस में गैस और लिक्विड का कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड। इसलिए टॉपिक का नेम क्या था, फ्लूइड फ्रिक्शन। मीन्स गैस और एयर की वजह से जो फ्रिक्शन लगती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड की वजह से लगती है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मीन्स आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑल्सो किस तरह का शेप है ऑब्जेक्ट की और फ्लूइड का नेचर किस तरह के उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। कि जब आपने मूव करना है किसी फ्लूइड में से, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, तो आपने उसको ओवरकम करके ही आपको उस फ्रिक्शन को मूव करना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस आपकी जो एनर्जी है बहुत सारी लॉस हो जाती है, बहुत सारी। एफर्ट्स आर देयर फॉर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। तो एफर्ट्स बहुत सारे लगाए गए हैं कि मिनिमाइज़ किया जाए उस फ्रिक्शन को किसी न किसी तरह। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिए गए हैं, उन्हें स्पेशल शेप्स दी गई हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके फ्लूइड की वजह से जो लग रही है। तो आप सोच रहे होगे कि साइंटिस्ट को वो जो स्पेशल शेप्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया होगा, तो उन्हें नेचर से आया होगा। देखो आपने देखा है कि जो बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, वो इजीली मूव कर रहे हैं, वो सारा दिन फ्लूइड्स में मूव करते हैं। फिशेज़ हैं वाटर में मूव कर रहे हैं, बर्ड्स हैं एयर में मूव कर रहे हैं, तो वो ईजिली मूव कर रहे हैं। तो इट मीन्स उनकी बॉडी इस तरह से है, their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy in overcoming friction। उनकी एनर्जी कम लूज होती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो उनकी बॉडी की शेप इस तरह से बनी हुई है। यू रीड इट अबाउट, आपने ये सारा 6th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स की शेप्स को क्या बोलते हैं। देखो शेप देखो एरोप्लेन की केयरफुली, वो इस बर्ड की तरह बिल्कुल सिमिलर है। इस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। ये जो एरोप्लेन की शेप बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। सिमिलर है बिल्कुल देखो बर्ड की तरह। तो साइंटिस्ट को नेचर से आइडिया है कि जिस तरह से बर्ड हैं, फिशेस हैं, उनकी जिस तरह से शेप है, बिकॉज वो इजीली मूव कर रहे हैं वाटर में भी और एयर में भी, तो इसका मतलब उसी तरह के शेप्स हमें अपने ऑब्जेक्ट्स की बनानी पड़ेंगी ताकि वो भी ईजिली मूव कर सकें फ्लूइड्स में। जैसे एरोप्लेन की शेप है देखो अब सिमिलर है ये बर्ड की तरह। और भी जो आपके व्हीकल्स हैं उनको जैसे कि शिप्स होगी, बोट्स, शिप्स होगी जो आपकी, ये सब के फिश की शेप की बनी होती है ताकि जो फ्रिक्शन है वाटर की उसे ओवरकम किया जा सके। आप देख सकते हो कि इसका जो आगे वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा तीखा है जिसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा कम है जो कि कांटेक्ट में एयर के बहुत कम आएगा, जिसकी वजह से वो ईजिली उसे ओवरकम करके उसकी फ्रिक्शन को आगे मूव कर पाएगा। उसे कट करके उसके फ्रिक्शन को जो एयर की वजह से अपोजिशन फोर्स लग रही है उसे कट करके आगे इजीली मूव कर पाता है। तो इस तरह से हम फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं।
तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए कई प्लेसेस पे बुरी भी है। जब उसकी अमाउंट फ्रिक्शन की इंक्रीज़ कर जाती है तो वो उस टाइम हमारे लिए हार्मफुल है। सो विद दिस योर चैप्टर 12 इज़ कंप्लीट।